हेलो दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका एजुकेटर यश चंद्रा आपकी वीकली करंट अफेयर्स लेके आया हूँ, वीकली टाइड के नाम से जो हमारी चल रही है। और मैं अफ़सोस के साथ कह सकता हूँ कि आप सबको बड़ी तकलीफ़ हो रही होगी। हमारी वीकली टाइड नहीं मिल पा रही इस समय से। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आप सब तक वो पहुँचती रहे, थोड़ा-सा विलंब से ही सही, लेकिन पूरी सूचना अच्छे तरीके से आप तक पहुँच रही है। जब तक विलंब चल रहा है मैं अभी कुछ अब कह नहीं सकता, बार-बार मैंने आप लोगों को डेट दिया है कि इसमें, लेकिन हाँ, जो भी आ रही है, बिल्कुल अच्छी वीडियो हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जो आप तक सूचनाएँ पहुँच जाएँ सही समय से। तो चलिए, प्रारंभ करते हैं पहली वीडियो को। खबरों में दिख रहा केन्स गुप किस श्रेणी के देशों से जुड़ा हुआ है? कृषि निर्यातक, हथियार निर्यातक, तेल निर्यातक या इनमें से कोई नहीं? हम ऐसा करते हैं 3 से 4 सेकंड का समय देते हैं आपको हर वीडियो में और आशा करते हैं कि आप अपना सही उत्तर का चयन कर लेंगे। उसके बाद व्याख्या के साथ तो हम बताते ही हैं। केन्स ग्रुप अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा सहित 19 कृषि निर्यातक देशों, ध्यान रखिएगा, कृषि निर्यातक देशों का एक हित समूह है। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ की लघु मंत्री स्तरीय बैठक 2034 के अंत तक समग्र कृषि घरेलू सहायता अधिकारों को आधा करने और सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग वार्ता को विफल करने के प्रस्ताव के लिए हुई थी। बैठक का उद्देश्य कृषि वार्ता में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए स्पष्ट राजनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करना है। भारतीय वायुसेना के हल्के लड़ाकू विमान एलसीए का निर्माण कौन सी संस्था कर रही है? यह रहा आपका एलसीए, हल्का लड़ाकू विमान, एचएएल, बीएचईएल, सेल या फिर डीआरडीओ। तो कौन कर रहा है? सही कमेंट करके बताइए फटाफट। एचएएल। भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की एरोस्पेस, भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र, ध्यान रखिएगा, एरोस्पेस रक्षा निर्माता हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसे एचएएल कहा जाता है, वर्तमान में प्रति वर्ष 8 हल्के लड़ाकू विमान बनाने की क्षमता है, जो अगले 3 वर्षों के दौरान इसे 24 तक ले जाने की प्रतिवर्ष 24 तक इरादा है। तेजस एलसीए विमान का पहला संस्करण 2016 में आईएएफ में शामिल किया गया था। वर्तमान में आईएएफ के 2 स्क्वाड्रन, 45 स्क्वाड्रन और 18वें स्क्वाड्रन एलसीए तेजस के साथ पूरी तरह से परिचालन में है। 83 एलसीए MK-1A विमानों की डिलीवरी के लिए 36,468 करोड़ रुपए का ऑर्डर एचएएल को दिया गया है। डिलीवरी फरवरी 2024 तक शुरू होने वाली है। विश्व जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान कौन सा शहर रहा? दुबई, फ्रांस, जर्मनी या फिर केन्या? सही कमेंट करके आप बताइए फटाफट। तो इसका रहा सही विकल्प दुबई। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी विश्व जलवायु कार्रवाई सम्मेलन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इस सप्ताह दुबई की 2 दिवसीय यात्रा पर जाने वाले हैं, जो जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र पार्टियों के सम्मेलन, पार्टियों के सम्मेलन, जिसे आप कॉप कहते हैं, 28 88वीं बैठक का हिस्सा है। कॉप 28 जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक शिखर सम्मेलन उत्सर्जन को कम करने, चरम मौसम की घटनाओं से निपटने में विकासशील देशों का समर्थन करने पर केंद्रित है। यहाँ कॉप 28 का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। यहाँ देखिए दुबई की हम बात करेंगे कहाँ पे है, तो यह हमारा प्यारा भारत है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह पेन चल रही है यहाँ पे, हमारा प्यारा भारत है। और जब इससे पूरब की तरफ बढ़ते हैं हम, थोड़ा सा और इसे हम जूम करके समझ लेते हैं, तो हालांकि लगता है इसको जूम वाला इसमें नहीं लगाया गया है। मैंने कई बार आपको बताया, यहाँ आप देखेंगे यह अरेबियन सी है आपका, ठीक है, अरेबियन सी है। इसके पूरब की तरफ जब आप क्रॉस करते हुए बढ़ेंगे तो ओमान मिलेगा। ओमान के बाद इधर आप देखें, ये छोटा सा हिस्सा दिख रहा है, यह है आपका यूएई, ठीक है, और यहाँ है सऊदी अरब। तो यह इसकी लोकेशन है। किस संस्था ने फास्टर 2.0 पोर्टल जारी किया है? किसने जारी किया है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं? सही विकल्प का चयन करिए आप, तत्काल उत्तर बताइए। तो अगला इसका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प ए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने फास्टर 2.0 पोर्टल लॉन्च किया, जो कैदियों को रिहा करने के अदालती आदेशों के बारे में जेल अधिकारियों को तुरंत सूचित करेगा। पोर्टल में किसी व्यक्ति की रिहाई के न्यायिक आदेशों को तत्काल अनुपालन के लिए जेलों, ट्रायल कोर्ट, उच्च न्यायालयों में स्थानांतरित किया जाता है। पोर्टल फास्टर 2.0 लाइव है और संबंधित अधिकारियों को तत्काल सूचना देने की अनुमति देता है। सीजीआई ने एक और पहल ईएससीआर पोर्टल का हिंदी संस्करण लॉन्च किया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखा जा सकता है। महिमा पंथ एक धार्मिक आंदोलन है जिसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? किस राज्य में हुई है? ओडिशा, तमिलनाडु, गुजरात या फिर आसाम? सही विकल्प क्या होगा आपका? ओडिशा। केंद्रीय मंत्री शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री ने आधिकारिक तौर पर संत कवि भीम बोई और महिमा पंथ के स्थायी प्रभाव पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की शुरुआत की।
भारत के ओडिशा के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परिवेश में उत्पन्न महिम पंथ एक अनूठा धार्मिक आंदोलन है जो सादगी, समानता और निराकार ईश्वर के प्रति अटूट भक्ति पर जोर देता है। यहाँ पे आप उड़ीसा की लोकेशन देख सकते हैं, यह रहा हमारा प्यारा भारत, ठीक है। और हमारे प्यारे भारत का इस तरफ जब आप आएंगे, यह रहा उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश इधर रहा मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड। इसके नीचे की तरफ बढ़ेंगे जब इधर, बिल्कुल यहां जहां एरो दिख रहा है, तो बे ऑफ बंगाल से यह सीमा साझा करता हुआ एक राज्य है, यह है उड़ीसा। इसकी सीमा झारखंड से भी लगती है, इसकी सीमा वेस्ट बंगाल से भी लगती है, इसकी सीमा छत्तीसगढ़ से भी लगती है और आंध्र प्रदेश से भी लगती है। इसे जूम करके और स्पष्टता से आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यह छत्तीसगढ़ से भी सीमा बना रहा है, झारखंड से भी बना रहा है, वेस्ट बंगाल से भी बना रहा है, और यह आंध्र प्रदेश से भी एक अच्छी खासी सीमा बना रहा है। लोखिमोन आस्था किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? असम, उड़ीसा, उत्तराखंड या इनमें से कोई नहीं। तो यहां सही विकल्प होगा असम। हाल ही में कार्बी आंगलोंग को पर्यटन स्थल में बदलने के लिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने 5 करोड़ रुपए के बजट के साथ कार्बी आंगलांग के डोलमारा में लोकहिमन मंदिर के निर्माण की घोषणा की। कुरशर लोचन एंगती हंसेक द्वारा स्थापित लोकहिमन आस्था सुधार के सिद्धांतों के इर्द गिर्द घूमती है, जो अहिंसा, संयम, शांति, मित्रता, विश्वास, भक्ति और पवित्रता पर जोर देती है। यहाँ पे असम की बात करेंगे, कहाँ पे असम, तो देख सकते हैं हमारे प्यारे भारत में जब आप पूरब की तरफ बढ़ेंगे, 7 सिस्टर्स में इसकी गिनती होती है। तो यहाँ पर सिक्किम, इधर आप आ जाओगे आसाम, यह रहा आसाम, हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री। मेघालय, उसके ऊपर अरुणाचल प्रदेश, फिर इधर नागालैंड आ जाएगा, फिर मणिपुर आपका आ जाएगा, फिर यहाँ पे मिजोरम आ जाएगा, फिर त्रिपुरा आ जाएगा। ये हमारे 7 सिस्टर्स के स्टेट हैं। हाल ही में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इम्फाल में मेइतेई माय लिपि का उपयोग करते हुए मणिपुर भाषा के भारत के संविधान के यहाँ पे थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है, देखिए, हाँ, एक डबल टिक चला गया था। मैतेई माय के लिपि किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर, मिजोरम और सिक्किम। किससे संबंधित है? तो मणिपुर से संबंधित है। यहाँ पे आपने इसके पढ़ ही लिया था। लॉन्च इवेंट भारतीय संविधान दिवस के अवसर पर 26 नवंबर को मनाया गया। मणिपुर के बारे में यहाँ थोड़ा देख लीजिए, यह हमारा वही अभी 7 सिस्टर का हमने बताया पीछे आपको। तो यहाँ पर यह है मणिपुर। अभी हाल ही में वहाँ पर जो दंगे फसाद हुए बहुत ज़्यादा, वो इसी राज्य से संबंधित है। किस उच्च न्यायालय ने कहा कि शीघ्र न्याय का अधिकार एक मौलिक अधिकार है? किसने कहा? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, हरियाणा उच्च न्यायालय, उत्तराखंड उच्च न्यायालय। सही विकल्प क्या होगा आपका? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश के कार्यकारी आदेश के खिलाफ एक याचिका को खारिज करते हुए कहा कि त्वरित न्याय का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, जिसमें जिला अदालतों को हर तिमाही में अपने 25 पुराने मामलों का निपटारा करने के लिए कहा गया था। आदेश के अनुसार यदि कोई अदालत किसी तिमाही में अपने सबसे पुराने 25 मामलों का निपटारा करने में विफल रहती है, तो शेष को अगली तिमाही में उनके लक्ष्य में जोड़ दिया जाएगा। इस आदेश के खिलाफ पूरे मध्य प्रदेश में वकीलों की लंबी हड़ताल हो रही है। बांडवोल झील जो खबरों में थी, किस राज्य में है? गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना या फिर केरल? आप अपना सही उत्तर चुन के बता सकते हैं, उसके बाद तो हम बताएंगे ही। बांडवोल झील गोवा में स्थित है। गोवा की सांता क्रूज ग्राम पंचायत ने बांडवोल झील के जलग्रहण क्षेत्र में खेती करने की चल रही तैयारियों पर आश्चर्य व्यक्त किया। हाल ही में पंचायत को पता चला कि तालाब का पानी अज्ञात लोगों ने बहा दिया है। कुछ मंचों ने आरोप लगाया कि जल संसाधन विभाग द्वारा संचालित एक वॉल्व के साथ छेड़छाड़ करके झील का पानी निकाला गया है। भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सी तकनीक पेश की है? हाथी सुरक्षा, गजराज सुरक्षा, हाथी बचाओ, गजराज कवच। तो कौन से यहाँ पे तकनीक का इस्तेमाल किया जाए? गजराज सुरक्षा। भारतीय रेल ने रेल पटरियों पर हाथियों को होने वाली दुर्घटना रोकने के लिए गजराज सुरक्षा नामक अत्याधुनिक तकनीक पेश की है। यह रेलवे ट्रैक के करीब आने वाले हाथियों का पता लगाने के लिए एआई आधारित एल्गोरिदम संवेदनशील ऑप्टिकल फाइबर्स केबल के नेटवर्क का उपयोग करता है। इसका उद्देश्य ट्रेन दुर्घटनाओं से मरने वाले हाथियों को बचाना। भारतीय रेलवे इस तकनीक को पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, केरल, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु में शुरू करने की योजना बना रही, क्योंकि सबसे ज्यादा यही हाथियां
पाई जाती हाथी और ये अक्सर ट्रक पे टकरा जाती हैं। COP28 समिट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? रियाद, नैरोबी, सिडनी या फिर दुबई? अभी इससे पहले प्रश्न हमने पढ़ा दूसरे रूप में था। नरेंद्र मोदी दुबई में आयोजित हो रहे COP28 समिट में भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट को संबोधित करेंगे। COP28 28वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक एक्सपो सिटी दुबई में आयोजित किया जा रहा है। हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन प्रतिवर्ष किस राज्य में किया जाता है? नागालैंड, असम, त्रिपुरा या मेघालय? सही विकल्प क्या होगा आपका? नागालैंड। हॉर्नबिल फेस्टिवल 2023 का हॉर्नबिल फेस्टिवल का 24वां संस्करण नागा हेरिटेज विलेज किसामा में शुरू हो गया। इस वर्ष के संस्करण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, कोलंबिया देश भाग ले रहे। साथ ही असम राज्य में भी इनमें भाग ले रहा। हॉर्नबिल फेस्टिवल पूर्वोत्तर भारतीय राज्य नागालैंड से 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाने वाला एक वार्षिक त्योहार है। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना? कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। राज्य पवेलियन की कैटेगरी में उड़ीसा पवेलियन प्रदर्शन में उत्कृष्टता के लिए स्वर्ण पदक जीता। इसकी शुरुआत 14 नवंबर को वसुधैव कुटुंबकम थीम के साथ हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। कहाँ पे किया? उज्जैन, वाराणसी, देवघर या फिर पटना? सही विकल्प आप बताइए चुन के। तो देवघर में। नरेंद्र मोदी ने एम्स देवघर में 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। जन औषधि केंद्र जन स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अकेले असम में लगभग 182 जन औषधि केंद्र हैं। यह योजना रसायन उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल विभाग द्वारा 2015 में लॉन्च की गई। ध्यान रखिएगा किस मंत्रालय ने लॉन्च किया। ज्यादातर लोग स्वास्थ्य मंत्रालय लगा देंगे, जबकि आपका विकल्प गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? पंजाब ने जीता है। पंजाब हॉकी टीम ने गत चैंपियन हरियाणा को हराकर सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया। सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन चेन्नई में किया गया। वहीं तमिलनाडु की टीम इस टूर्नामेंट में तीसरे स्थान पर रही। COP28 का समिट का आयोजन कहाँ किया गया? वही प्रश्न है, रिपीट हुआ दूसरे तरीके से। भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। यह भी प्रश्न रिपीट हो गया। यहाँ प्रश्न रिपीट हुए हैं कई। एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? दुबई, दोहा, मस्कट, रियाद? खाड़ी देश सऊदी अरब की राजधानी रियाद ने एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर की मेजबानी का अधिकार जीत लिया। पिछले साल कतर में फुटबॉल विश्व कप के बाद खाड़ी देश में होने वाला यह एक बड़ा आयोजन होगा। इस एक्सपो का आयोजन रियाद में अक्टूबर 2030 मार्च 2031 के बीच किया जाएगा। किस हॉलीवुड अभिनेता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? किससे? इस्तवान सजाबो को, माइकल डगलस, मार्टिन स्कोरसेस और कार्लोस सौरा को? माइकल डगलस। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हॉलीवुड अभिनेता माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। 54वें IAFFAI का आयोजन गोवा में किया जा रहा। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड है। इसे पहली बार 1999 में प्रदान किया गया। ओपन AI के CEO के रूप में किसे फिर से नियुक्त कर दिया गया है? ब्रेट टेलर, मीरा मुराती, ग्रेग ब्रॉकमैन, सैम ऑल्टमैन? किसे किया गया है? सैम ऑल्टमैन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेस्ड कंपनी ओपन AI ने आधिकारिक तौर पर फिर से सैम ऑल्टमैन को कंपनी के CEO के रूप में नियुक्त किया। हाल ही में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। वहीं कंपनी के सह संस्थापक ग्रेग ब्रॉकमैन को फिर से ओपन AI के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गरीब कल्याण खाद्यान्न कार्यक्रम को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष? कमेंट करके बताइए। 5 वर्ष के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गरीब कल्याण खाद्यान्न कार्यक्रम को अतिरिक्त 5 वर्षों के लिए बढ़ाने को मंजूरी दे दी। इसके तहत सरकारी योजना के माध्यम से पात्र नागरिकों को मुफ्त अनाज प्रदान करना जारी रखेगी। इस केंद्रीय योजना की शुरुआत आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के रूप में कोविड-19 महामारी की शुरुआत में की गई थी। भारत के पहले दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत किस राज्य में की जाएगी? मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर असम? किसमें की जाएगी?
उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र को शुरू करने की घोषणा की। इसके तहत 5G अनुसंधान 6G लॉन्च पर 30 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यूपी सरकार ने IIT रुड़की में भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की। इस केंद्र के तहत 5G और 6G टेक्नोलॉजी के विकास में भी योगदान की दिया जाएगा। 40वां कोस्ट गार्ड कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली, मुंबई, जयपुर या फिर चेन्नई। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए अफ्रीकी क्षेत्र के किस टीम ने क्वालिफाई किया है? किस टीम ने क्वालिफाई किया? जिम्बाब्वे, युगांडा, घाना, तंजानिया। युगांडा ने किया। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए अफ्रीकी क्षेत्र से युगांडा ने क्वालिफाई कर लिया। युगांडा की टीम अफ्रीकी क्षेत्र क्वालिफायर में टॉप 2 में अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया है। यह पहला मौका है जब युगांडा ने T20 विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है। कांगला पैलेस किस राज्य का ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल है? मणिपुर, सिक्किम, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में भारतीय नौसेना ने, देखिए ये पुराने का यहाँ पे सेट हो गया था, उसी का उत्तर है जो अभी आपने थोड़ी देर पहले अभ्यास के बारे में सुना था। कांगला मणिपुर का राज्य प्रतीक है। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल है, आप पढ़ सकते हैं, काम का ही इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। हम आगे बढ़ते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। किस केंद्रीय मंत्रालय ने विकलांग बच्चों की मदद के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय प्रोटोकॉल लॉन्च किया है? महिला बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। सरकार ने विकलांग बच्चों पर नजर रखने, उनकी मदद के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए एक राष्ट्रीय प्रोटोकॉल लॉन्च किया। महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार आंगनबाड़ी इकोसिस्टम जन्म से लेकर 6 साल तक के 8 करोड़ से अधिक बच्चों तक दैनिक आधार पर पहुंचता है। विकलांग व्यक्तियों के लिए मसौदा राष्ट्रीय नीति 2021 के अनुसार अनुमान है कि भारत में अधिकांश विकलांगताओं में से 1/3 को रोका जा सकता है यदि शीघ्र पता लगाया जाए और पर्याप्त रूप से संबोधित किया जाए। किस एशियाई देश ने लिथियम और ग्रेफाइट सहित 20 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की ई नीलामी शुरू की? भारत, नेपाल, अफगानिस्तान या उज्बेकिस्तान। भारत ने पहली बार लिथियम ग्रेफाइट सहित 20 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों के लिए बोलियां आमंत्रित की। इसे न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के देखा जाता है, बल्कि हरित ऊर्जा संक्रमण को शक्ति देने के लिए आवश्यक कच्चे माल के पर्याप्त घरेलू संसाधनों को सुनिश्चित करने की दिशा की रणनीति का एक हिस्सा भी माना जाता है। नीलामी पारदर्शी 2 चरणों में वाली आरोही आगे की नीलामी प्रक्रिया का उपयोग करके ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। योग्य बोलीदाताओं का चयन उनके द्वारा प्रस्तावित खनिजों के उद्धृत मूल्य के उच्चतम प्रतिशत के आधार पर किया जाएगा। भारत में तनावग्रस्त ऋणों की बिक्री और खरीद के लिए प्रमुख नियामक कौन सा है? तनावग्रस्त मतलब कहा जाता है स्ट्रेस, उनको जो है प्रॉपर्टी एसेट बोला जाता है, जैसे एनपीए वगैरह होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और एक्सिस बैंक। सेबी ने तनावग्रस्त ऋणों के अधिग्रहण की सुविधा के लिए विशेष स्थिति निधि के लिए नियामक ढांचे में बदलाव का प्रस्ताव दिया। विशेष स्थिति निधि वैकल्पिक निवेश निधि की उपश्रेणी है। सेबी ने विशेष स्थिति वाली संपत्तियों की परिभाषा दिवाला कानून के संदर्भ में एसएसएस में निवेशकों की पात्रता सम्मेलन ने सुझाव प्रस्ताव भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श के बाद जारी किए हैं, जो भारत में तनावग्रस्त ऋणों की बिक्री खरीद के लिए प्रमुख नियामक है। आसियान इंडिया ग्रासरूट इनोवेशन फोरम किस देश में लॉन्च किया गया? मलेशिया, इंडोनेशिया, केन्या या सिंगापुर। मलेशिया के लैंगकावी में लॉन्च किए गए वार्षिक आसियान इंडिया ग्रासरूट इनोवेशन फोरम के चौथे संस्करण में 10 आसियान सदस्य देशों एएमएस के साथ 200 प्रतिभागियों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। AIGIF एक वार्षिक कार्यक्रम है जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार में सहयोग के आधार पर भारत और AMS के बीच मजबूत संबंधों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन और मेजबान देश मलेशिया के विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस आयोजन के लिए सहयोग किया। रक्षा मंत्रालय ने अपग्रेडेड सुपर रैपिड गन माउंट और अन्य उपकरणों के लिए लगभग 3000 करोड़ रुपए के अनुबंध पर किसी संगठन के साथ हस्ताक्षर किए हैं? भेल हाल सेल। किसने किया है? भेल ने किया है। भारत रक्षा मंत्रालय ने खरीद श्रेणी के तहत भारतीय नौसेना के लिए 16 अपग्रेडेड सुपर रैपिड गन माउंट के साथ संबंधित उपकरण सामान की खरीद के लिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के साथ
2,956.89 करोड़ रुपए कुल लागत पर एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्नत SRGM, जिसका निर्माण BHEL द्वारा किया जाएगा। एक मध्यम कैलिबर एंटी मिसाइल एंटी एयरक्राफ्ट पॉइंट डिफेंस हथियार प्रणाली है जो आग की निरंतर दर उच्च सटीकता प्रदान करती है जो फायर करने की। माहे मालवन मंगरोल हाल ही में लॉन्च किए गए किन उत्पादों के नाम हैं? पनडुब्बी रोधी युद्धपोत, टैंक रोधी मिसाइल, ब्रह्मोस का नौसैनिक प्रणाली या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प आपका क्या होगा? पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। भारतीय नौसेना ने के लिए बनाए जा रहे 3 जहाज माहे, मालवन और मंगरोल को 30 नवंबर को लॉन्च किया गया। जहाजों को अथर्ववेद के मंगलाचरण के साथ लॉन्च किया गया। यह जहाज 78 मीटर लंबे, 25 समुद्री मील अधिकतम गति ले सकते हैं, नॉटिकल माइल्स। इनका विस्थापन लगभग 900 टन है। 8 SW जहाजों के निर्माण के लिए रक्षा मंत्रालय कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के बीच 2019 में अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। माहे श्रेणी के जहाज स्वदेशी रूप से विकसित अत्याधुनिक अंडर वाटर सेंसर से लैस होंगे, एंटी वाटर सेंसर से भी लैस होंगे। बीमा क्षेत्र पर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम के प्रभाव की जांच के लिए किस संस्था ने एक कार्यबल का गठन किया है? IRDA, सेबी, PRED। किसने किया है? सही विकल्प आपका क्या होगा? IRDA। भारतीय नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDAI ने बीमा क्षेत्र में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के प्रभाव की जांच के लिए कार्यबल का गठन किया। कानून और न्याय मंत्रालय ने 2023 में अधिनियम को अधिसूचित किया। बीमा नियामक ने IRDAI के कार्यकारी निदेशक रणदीप सिंह जपल की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया। ऑनलाइन सुरक्षा और डिजिटल नागरिकता के बारे में छात्रों और शिक्षकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए किस राज्य ने मेटा के साथ सहयोग किया? कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड। कर्नाटक सरकार ऑनलाइन सुरक्षा, डिजिटल नागरिकता के बारे में छात्रों और शिक्षकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 2 पहल शुरू करने के लिए टेक फर्म मेटा के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया। राज्य सरकार मेटा के साथ इस साझेदारी के माध्यम से 2025 तक 1 लाख शिक्षकों, 10 लाख छात्रों को डिजिटल सुरक्षा AR/VR कौशल में प्रशिक्षित करने की योजना बना रही है। 13वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता? पंजाब, हिमाचल प्रदेश। पंजाब ने ही जीता है। यह रिपीट हुआ है फिर से प्रश्न। केंद्र सरकार ने किस संस्थान को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के दायरे से छूट दी है? RBI, सेबी, CERT इन और भारत निर्वाचन आयोग। सही विकल्प CRT इन है। केंद्र सरकार ने हैकिंग, फिशिंग जैसे साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERT इन को सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के दायरे से छूट दे दी है। केंद्र ने IRT अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 2 के तहत की दी गई अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए CERT इन को पारदर्शिता कानून के दायरे से छूट दी है। उन शक्तियों का उपयोग करते हुए केंद्र ने CERT इन को RTI अधिनियम की दूसरी अनुसूची में क्रम संख्या 27 पर शामिल किया है। पहले सर्वेक्षण पोत बृहद संध्यांक को भारतीय नौसेना को सौंपा गया। इसका निर्माण किसने किया? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, टिब्मा शिपयार्ड लिमिटेड, मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने कोलकाता में बनाए जा रहे 4 सर्वेक्षण पोत में से पहला है। संध्यांक यार्ड 3025 भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। इन 4 सर्वेक्षण पोतों के लिए 30 अक्टूबर 2018 को अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसका निर्माण 12 मार्च 2019 को आरंभ हुआ। संध्यांक को तैयार करने में 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया। पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? किसमें? भारत, सिंगापुर, फ्रांस या UK? भारत में। पुरुष वॉलीबॉल विश्व कप चैंपियनशिप 2000 आयोजन बेंगलुरु, भारत के कोरमंगला इंडोर स्टेडियम में किया जाएगा। पहला मौका है जब प्रतिष्ठित टूर्नामेंट भारत में आयोजित किया जाएगा। इस टूर्नामेंट टॉप 6 टीमें भाग ले रही। फेडरेशन इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल के सभी प्रारूपों के लिए अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लॉजेन में स्थित है। भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर का कौन सा महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया? 85वां, 86वां, 27वां या 28वां?
कौन सा है? 86वां। भारत रत्न बी.आर. अम्बेडकर को उनके 68वें महापरिनिर्वाण दिवस श्रद्धांजलि दे रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में संसद परिसर में बाबा साहब अम्बेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, मध्य प्रदेश में हुआ था। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उन्हें भारतीय संविधान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। 1947 में डॉक्टर अंबेडकर स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में कानून मंत्री थे। प्रो कबड्डी लीग की पटना पायरेट्स टीम का टाइटल स्पॉन्सर कौन है? ड्रीम 11, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बिहार सरकार या वीबो? तो बिहार सरकार है। बिहार सरकार को प्रो कबड्डी लीग की पटना पायरेट्स टीम को स्पॉन्सर करेगी। बिहार सरकार प्रो कबड्डी लीग की पटना पायरेट्स टीम का टाइटल स्पॉन्सर होगा। पटना पायरेट्स के खिलाड़ी आनंदमय बिहार लिखी जर्सी पहनकर खेलेंगे। बिहार पहली बार किसी खेल का प्रायोजक बन रहा। प्रो कबड्डी लीग में पटना के संदीप कुमार को पहली बार बिहार से पटना पायरेट्स की टीम में चुना गया है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला? जितेश जान, अजय कपूर, आनंद किशोर माथुर या अरविंद सिन्हा? जितेश जान। 2001 के बैच के भारतीय आर्थिक सेवा अधिकारी जितेश जॉन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। वहीं इस साल अक्टूबर में संदीप गर्ग को आरबीआई का पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया था। आईबीबीआई का, ठीक है, यह इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का। आईबीबीआई दिवाला और दिवालियेपन संहिता को लागू करने वाली एक प्रमुख संस्था है। भारतीय मूल किस उपन्यासकार को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया? किसको? अलका सिंह, मीराचंद, आशालता या प्रीति देसाई? मीराचंद को। सिंगापुर में भारतीय मूल की लेखिका 81 वर्षीय मीराचंद को कलात्मक उत्कृष्टता, देश की कला और संस्कृति परिदृश्य को समृद्ध बनाने में उनके योगदान के लिए देश के सबसे प्रतिष्ठित कला सम्मान कल्चर मेडलियन से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति थर्मन सनमुगरत्नम ने चंद को साथी उपन्यासकार सुचेत क्रिस्टिनी लिम और मलय नृत्य के दिग्गज उस्मान अब्दुल हामिद के साथ यह अवार्ड दिया। किस केंद्रीय मंत्री ने कार्डियोपल्मोनरी रेसिसिटेशन सीपीआर पर राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान शुरू किया? अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल, डॉक्टर मनसुख मांडविया या आर.के. सिन्हा? तो स्वास्थ्य मंत्री कौन होगा? वही शुरू करेगा, डॉक्टर मनसुख मांडविया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने NBEMS द्वारा चलाए जा रहे कार्डियोपल्मोनरी रेसिसिटेशन जागरूकता कार्यक्रम पर एक राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान शुरू किया। यह देश का पहला सीपीआर जागरूकता कार्यक्रम है जो राष्ट्रीय स्तर पर संचालित किया गया है। तो यहां पर हमारी यह वीडियो समाप्त हो रही है आज की वीकली करंट की, वीकली टाइड की। मिलते हैं हम अपने अगले वीकली टाइड को लेके, बिल्कुल क्रमवार चलेगा। व्यवधान के बारे में बहुत लंबा नहीं चलने वाला है जितना आज तक हो गया दोस्तों। बहुत जल्दी इसको हम खत्म करेंगे, नियमित रखेंगे और जो क्वेश्चंस भी मिलेंगे वो आपके एग्जाम के रेंज तक के होंगे, उस रेंज को टच कर रहे होंगे। आप लोग हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया करिए। इससे कहीं न कहीं हमें मदद मिलती है कि हमें और वीडियो बनानी चाहिए, सही दिशा पता चलती है। सो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी किया करिए, लाइक भी किया करिए। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता इन सब कामों में। और अगर वीडियो आपको पसंद नहीं आ रही है सब्सक्राइब करने के बावजूद, तो आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वो आपके हाथ में होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्लीज़ आप अगर शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो हमें खुशी होगी। तब तक के लिए धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं।